बुद्धिमान विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज पुस्तक का तीसरा पाठ सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए इसे पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व के विषय में जान सकेंगे। पूर्ण विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के लुप्त होने के कारण बता पाएंगे। आप आर्यों के विषय में अपने शब्दों में लिख सकेंगे। भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने लिखित इतिहास यानी वेद के विषय में आप व्याख्या कर सकेंगे। वेदों में क्या क्या बताया गया है इसकी विवेचना कर सकेंगे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी अपनी निरंतरता कैसे बनाए हुए है इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। पिछले पाठ तलाश में आपने क्या सीखा था, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। आपने सीखा था भारत का नाम भरत के नाम पर रखा गया। यह भारत का प्राचीन संस्कृत नाम है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक गांव की जनता की समस्याएं एक सी थी। कर्ज यानी उधार, स्वार्थ, सताने वाले जमींदार और महाजन, भारी लगान एवं कर वसूलने वाला अंग्रेजी शासन और पुलिस के अत्याचार। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि धर्म ग्रंथ लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत थे। वे अपने जीवन में किसी भी समस्या से राहत पाने के लिए धर्म ग्रंथों में दिए उपदेशों को अपना लेते थे। भारत माता से अभिप्राय है भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, खेत आदि सभी कुछ। भारत माता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भारत की जनता, क्योंकि यही भारत माता का मस्तक ऊंचा करती है। भारत माता की जय कहने से जनता जनार्दन की जय होती है। दूर दूर रहने वाले सभी लोगों पर एक समान दिखने वाली भारतीयता भारतीय संस्कृति की ही देन है। अनपढ़ भारतीय सौंदर्य व सुषमा का जादुई प्रभाव हिमालय, कश्मीर और नदियों आदि के जल में साफ साफ दिखाई देता है। अनपढ़ और ग्रामीण वर्ग के लोग बात बात पर धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर एक दूसरे को सांत्वना अर्थात तसल्ली देते थे। इससे उनमें बसी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के कारण मनुष्य दुख संकट का डटकर सामना करने में समर्थ बनता है। और आपने पढ़ा था भारत माता में पढ़ा आपने भरत के नाम पर भारत, समस्याएं एक समान, भारत माता है जनता जनार्दन, पहाड़, नदियां, जंगल, खेत आदि सब कुछ जो भी सोच सके वो सब भारत माता है। इस हेडिंग में आपने पढ़ा पठान और तमिल दिखने में अलग अलग लेकिन भारतीय संस्कृति की छाप एक समान है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक विदेशियों पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जबकि भारतीयों पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव न के बराबर पड़ा। और इस जन संस्कृति में आपने पढ़ा था लोग नाटक की तरह जीवन जीते हैं, दुख से राहत का उपाय जानते हैं, धर्म ग्रंथों की कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं। अनपढ़ लोग भी धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते हैं और दुख में भी खुश रहने वाले हैं भारतीय। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला भाग। देखते हैं नेहरू जी इसमें क्या कहते हैं। नेहरू जी बता रहे हैं कि अगर भारत को जानना है तो भारत के अतीत की सबसे सुंदर तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता को देख लो, जान जाओगे। यद्यपि यह सभ्यता 6 से 7 हजार वर्ष पुरानी है, फिर भी खुदाई करने के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की निशानी के रूप में सिंध में मोहनजोदड़ो मिला और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा मिला, जो आपस में एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं। परंतु इन दोनों के जो अवशेष प्राप्त हुए उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि यह सभ्यता बहुत विकसित थी और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये देखिए, ये भारतीय सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है और ये है मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज भी नगर नियोजन व्यवस्था में चंडीगढ़ में भी इसी को अपनाया जाता है। यह सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र आदि देशों की सभ्यताओं से कहीं ज्यादा उत्तम थी। इसी कारण इन सभी देशों की सभ्यताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध भी बनाए रखे। यह सभ्यता तकनीकी रूप से उन्नति कर चुकी थी, क्योंकि उस समय के स्नान घर और नालियों आदि की व्यवस्था आज के समय के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है। इसके बाद कहते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को देखकर उस समय के लोगों के रहन सहन, उनके रीति रिवाज, दस्तकारी और पोशाकों से उस समय के
फैशन का पता चलता है। ये आप देख सकते हैं उस समय के रीति रिवाज और पहनावा आदि। यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई वाद विवाद, झगड़ा, भेदभाव नहीं होता था। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनवान था, जो व्यापार से पर्याप्त धन का आदान प्रदान करता रहता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता केवल सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गंगा नदी तक फैली हुई थी, और इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ अर्थात गुजरात तक और पंजाब के आगे अंबाला हरियाणा तक प्राप्त हुए हैं। इतनी विस्तृत सभ्यता। अब पढ़ते हैं आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग आखिर कौन थे, वे कहां से आए थे? यह जब प्रश्न उठता है मन में तो उसका सही उत्तर आज तक पता नहीं लग पाया है। फिर भी कुछ लोगों का यह मानना है कि इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं, क्योंकि इन लोगों और द्रविड़ भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृतियों के बीच काफी कुछ समानता मिलती है। यह भी माना जाता है कि उत्तर पश्चिमी दिशा से एक के बाद एक करके ये आर्य कई कबीले और जातियों के रूप में समय समय पर भारत आते रहे होंगे और भारत में शामिल होते गए होंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि ये आर्य हैं भारत की ही संतान, और आर्यों ने मुख्य धंधा कृषि अर्थात खेती को ही अपनाया था। इसी हेडिंग में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इतनी विकसित सिंधु घाटी सभ्यता आखिर वो लुप्त कैसे हो गई, उसका अंत कैसे हो गया? तो नेहरू जी बताते हैं, एक कारण तो यह था कि सिंधु नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध थी। जब जब यह नदी अपने तेज वेग में बहती थी, तब तब अपने साथ गांव के गांव बहा कर ले जाती थी। अतः सिंधु घाटी भी इसी चपेट में आ गई होगी, ऐसा माना जाता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसका अंत अचानक ही पता नहीं कोई दुर्घटना आ गई होगी, उसमें हो गया होगा। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे मौसम परिवर्तन के कारण जो जमीन है वो सूखती चली गई होगी और खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस बात के प्रमाण भी मिले हैं। फिर कहते हैं, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण ये सब क्या हैं? ये भारतीय संस्कृति का आदर्श उदाहरण है। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक यही समझा जाता था कि भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना लिखित इतिहास इन वेदों में ही समाहित है। पर फिर प्रश्न उठा कि वेद कब लिखे गए? इस विषय में यूरोपीय विद्वान तो ये मानते हैं कि वेदों की रचना बहुत बाद में हुई, जबकि भारतीय विद्वान यह मानते हैं कि वेदों की रचना बहुत पहले हो चुकी थी। अब क्या कहते हैं, ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, इसकी रचना ईसा के 1500 वर्ष पहले मानी जाती है। अब यह मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्धि है, जिसे जर्मनी देश के मैक्स मूलर ने आर्य मानव द्वारा रचा गया पहला शब्द माना है। नेहरू जी कहते हैं कि जब आर्य भारत आए तो वे अपने साथ ईरान में रचे गए अवेस्ता, यह है अवेस्ता ग्रंथ, इसके विचारों को भी अपने साथ ले आए। अब इन्हीं विचारों को पुष्पित पल्लवित करके वेदों के रूप में कहा गया होगा। वेदों और अवेस्ता की भाषा में बहुत अद्भुत समानता मिलती है। वैदिक युग की संस्कृत भारत के महाकाव्यों में लिखी हुई संस्कृत की बजाय अवेस्ता की भाषा जो संस्कृत है उसके अधिक समान है, इसलिए हम कहते हैं कि अवेस्ता से उसका सामंजस्य है। अब वेद की बात करते हैं। वेद मानव मस्तिष्क की अद्भुत रचना है। विद धातु से बना हुआ यह शब्द है जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना, इकट्ठा करना। वेदों में ना तो मूर्ति पूजा है, ना देवताओं के मंदिरों की बात की गई है। वैदिक युग के आर्यों के में जीवन के प्रति उमंग थी, इसीलिए उन्होंने आत्मा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे मृत्यु के बाद किसी भी अस्तित्व में कम विश्वास रखते थे। नेहरू जी के अनुसार वेदों में मानव मन की सभी भावनाओं का उल्लेख है। काव्य रस के साथ साथ वेदों में प्रकृति का भी बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है।
मनुष्य के द्वारा किए गए साहसिक कारनामों का लेखा जोखा है वेद में। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो है उस पर लिखा गया यह लोकवादी विश्व को निरर्थक मानने वाली संस्कृति नहीं है। वेद तो सबको सम्मान देने वाली संस्कृति है। तो ये वेदों से पता चलता है कि जब भी भारत में सभ्यता की उन्नति हुई तब तब लोगों ने जीवन में और प्रकृति में खूब रुचि ली। कला, संगीत और साहित्य के साथ साथ नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच आदि सभी कलाओं का रुचि पूर्वक विकास होता गया। और आगे बताते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति एक जीती जागती जीवंत संस्कृति थी। केवल परलोक और परलोक की बातों में विश्वास करने वाली संस्कृति ही नहीं थी वो। नेहरू जी बताते हैं कि पश्चिम देशों के लेखकों ने इस बात पर बहुत जोर दिया, बड़ा बल दिया, क्या कि भारतीय लोग तो परलोक में विश्वास करने वाले हैं। वो तो परलोक, इस लोक, दूसरे लोक की बातें करते हैं, केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। किंतु नेहरू जी कहते हैं, मैं यह समझता हूं कि किसी भी देश के निर्धन और अभागे लोग ही तब तक परलोक के बारे में विश्वास करते हैं जब तक वे क्रांतिकारी और कर्मनिष्ठ नहीं हो जाते। और यही बात गुलाम देश पर, भारत पर भी लागू होती है। इस प्रकार नेहरू जी का मानना है कि भारत का प्राचीन इतिहास अतीव उन्नत, समृद्ध, प्रोग्रेसिव था और विकसित रहा है। लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाने के कारण भारतीयों की सोच में परिवर्तन आ गया। अन्यथा ऐसी दिव्य और विलक्षण भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों तक अक्षुण्ण अर्थात अखंड कैसे बनी रह सकती थी? नहीं रह सकती थी। अब भारतीय संस्कृति आज भी कैसे विराजमान है? आज भी उसकी छाप लोगों पर, विश्व पर पड़ रही है। क्यों? कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी अद्भुत है, इसमें विविधता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की सोच है, फिर भी वो यह सभ्यता और संस्कृति 3 से 4,000 वर्षों से निरंतर अखंड रूप को बनाए हुए है। भारतीय साहित्य, दर्शन, कला, नाटक और जीवन के सभी क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुरूप अपना स्वरूप पाते चले गए। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के विकास के लिए आधुनिक युग में जाति व्यवस्था बनाई गई। अब जिसका उद्देश्य तो यह था कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो सके, उसे शक्ति और संतुलन मिल सके। किंतु यही जाति व्यवस्था बाद में मानव के मन को कैद करने वाली जेल बन गई। लोगों के मन में जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव पनपने लगा। इतना होने के बावजूद भी भारत हर क्षेत्र में विकास करता रहा और भारत ने ईरानियों, यूनानियों, चीनी लोगों, मध्य एशियाई लोगों एवं अन्य लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखा। इसीलिए भारतीय संस्कृति आज भी अपनी निरंतरता बनाए हुए है। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करते हैं ताकि पूरा पाठ फिर से आपको समझ आ जाए अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता 6 से 7,000 वर्ष पुरानी होने पर भी आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति को देखकर उस समय के लोगों के रहन सहन और उनके रीति रिवाज, दस्तकारी और पोशाकों से उस समय के फैशन का पता चलता है, जिसे किसी ना किसी रूप में आज भी अपनाया जाता है। भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृतियों के साथ आर्यों की काफी समानता है। ये भारत की ही संतान है। आर्यों ने मुख्य धंधा कृषि अर्थात खेती को अपनाया। पूर्ण विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ से या किसी दुर्घटना से या मौसम परिवर्तन से जमीन सूख जाने के कारण हुआ होगा। भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना लिखित इतिहास वेद है, जिसकी भाषा ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। वेद 4 हैं जिनमें मानव मन की सभी भावनाएं, काव्य रस, साहसिक कारनामे, कला, संगीत और साहित्य के साथ साथ नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच आदि सभी कलाओं का ज्ञान समाया हुआ है।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी अद्भुत है कि निरंतर परिवर्तन होने पर भी यह सभ्यता और संस्कृति 3-4 हजार वर्षों से निरंतर अपने अखंड रूप को बनाए हुए है। लोगों के मन में जाति पाति तथा ऊंच नीच का भेदभाव होने पर भी भारत ने ईरानियों, यूनानियों, चीनी लोगों, मध्य एशियाई लोगों एवं अन्य लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखा। इसीलिए भारतीय संस्कृति आज भी निरंतरता बनाए हुए है और वही संस्कृति हमने अपने जीवन में अपनानी है ताकि हम अपने भारत को हमेशा गौरवशाली बना सकें। धन्यवाद।